मेरा नाम डॉक्टर कैलासा टाइगर है। सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नवीन महाविद्यालय बिर्रा, जिला जांजगीर चांपा। बीए पार्ट 2 पेपर फर्स्ट यूनिट 2 के अंतर्गत उपभोग फलन पर चर्चा करूंगी। उपभोग फलन का अर्थ। उपभोग फलन आय और उपभोग के परस्पर संबंध को व्यक्त करती है और यह दर्शाती है कि आय में परिवर्तनों के फलस्वरूप उपभोग व्यय में किस तरह से परिवर्तन होता है। इस संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। उपभोग फलन को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर कुरिहारा ने बताया है, कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय इन दो समग्रों के मध्य फलनात्मक संबंध है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C बराबर एफ वाई, जहाँ C होता है उपभोग व्यय, F होता है फलनात्मक संबंध, Y होता है आय का स्तर। इस समीकरण से स्पष्ट है उपभोग व्यय। हाँ, उपभोग व्यय मुख्यतः आय पर निर्भर होती है, अतः कुल आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है उसे केन्स ने उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन का नाम दिया है। संक्षेप में उपभोग फलन से हमारा तात्पर्य उस समस्त अनुसूचीय वक्र से होता है जो कि बताता है कि विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग कितना कितना होगा। उपभोग फलन को सारणी और रेखाचित्र से भी स्पष्ट किया गया है। तालिका नंबर 1 से उपभोग अनुसूची दिया गया है, जिसमें 3 कॉलम बने हुए हैं। आय का कॉलम, उपभोग का कॉलम, बचत का कॉलम। अब हम देख रहे हैं हमारी आय 0 है, तो हम 20 करोड़ रुपए का उपभोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी पिछली बचतों से ही उपभोग कर रहे हैं। इसी कारण हमारी बचत माइनस 20 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। जब हमारी आय बढ़ के 60 करोड़ रुपए हो जाती है, तब भी हमारा उपभोग 70 करोड़ रुपए होता है, तो भी हमारा पिछली बचतों का उपभोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी बचत माइनस 10 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी आय बढ़कर 120 करोड़ रुपए हो जाती है, तब भी हमारा उपभोग 120 करोड़ रुपए है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आय और व्यय दोनों बराबर हैं, जिसके कारण बचत हमारी 0 है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग बढ़ रहा है, बचत की मात्रा भी बढ़ रही है। लेकिन जिस गति से आय बढ़ रही है उस गति से हमारा उपभोग नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हम बचतों में वृद्धि कर रहे हैं। अब इसको हम लोग रेखा चित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष में हमने आय का स्तर, ओ वाई अक्ष में हम उपभोग लिया है। जो ग्रीन कलर की रेखा दिख रही है CC रेखा, वो हमारी उपभोग फलन की रेखा को बता रही है। जो पर्पल कलर की रेखा दिख रही है OL रेखा, हमारी आय और उपभोग को दो भागों में बांटते हुए समानुपातिक संबंध को बता रहा है, जहाँ पर OL रेखा के प्रत्येक बिंदु पर हमारा आय और उपभोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे ही आय बढ़ेगी वैसे ही उपभोग बढ़ेगा। अब हम ले लेते हैं ई बिंदु। ई बिंदु के पूर्व में हम देख रहे हैं उपभोग फलन की रेखा OL रेखा के ऊपर है, और ई बिंदु के बाद देख रहे हैं उपभोग फलन की रेखा OL रेखा के नीचे है। तो ई बिंदु के पूर्व में जो उपभोग फलन की रेखा जो ऊपर है हमारे अधिक व्यय को बता रहा है, और OL रेखा के नीचे जो हमारी उपभोग फलन की रेखा है वो अधिक बचत को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस गति से आय बढ़ती है उस गति से हमारा उपभोग नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण बचत की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग व्यय तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C/Y, जहाँ APC होता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, C होता है कुल उपभोग व्यय और Y मतलब है कुल आय। औसत उपभोग प्रवृत्ति को भी रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हम इस रेखा चित्र में O X अक्ष में आय के स्तर, O Y अक्ष में उपभोग के स्तर को लिया है। CC उपभोग प्रवृत्ति की रेखा को बता रहा है। इस CC रेखा के प्रत्येक बिंदु पर हम औसत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए R बिंदु को अगर हम लेते हैं तो हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति को निकालने के लिए इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OC1/OY1, जहाँ OC1 है हमारी उपभोग प्रवृत्ति, OY1 है हमारे आय का स्तर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात होता है, उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MPC बराबर डेल C/डेल Y, जहाँ MPC होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, डेल C मतलब उपभोग में परिवर्तन और डेल Y मतलब आय में परिवर्तन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं।
इसको रेखा चित्र से भी स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष में हमने आय के स्तर, ओ वाई अक्ष में हमने उपभोग के स्तर को लिया है। सी सी हमारी उपभोग प्रवृत्ति की रेखा है। मान लीजिए पहले कंडीशन में जब हमारा आय ओ वाई वन था तो हमारा उपभोग वाई सी था, तो हमारा संतुलन बिंदु आर थी। अब हमारी आय बढ़कर ओ वाई टू हो जाता है तो हमारे उपभोग का स्तर भी बढ़कर ओ सी टू हो जाता है, तो संतुलन बिंदु हमें एन मिलता है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम पी सी बराबर एन क्यू अपान आर क्यू, जहाँ एन क्यू है हमारा उपभोग में परिवर्तन को बता रहा है और आर क्यू बता हमारा आय में परिवर्तन को बता रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे आय में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है और उपभोग में परिवर्तन कम। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य सदैव धनात्मक इकाई से कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ता है उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जिस गति से आय बढ़ती है उपभोग उस गति से नहीं बढ़ता है। गरीबों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीरों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं अपनी वर्तमान आय से अपनी पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं, जैसे ही आय बढ़ती है अपने उपभोग को बढ़ा देते हैं। दीर्घकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर पाई जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में उपभोक्ता अपनी आवश्यकता और रुचि में परिवर्तन कर लेते हैं और आय में वृद्धि के साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी घटती चली जाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति औसत उपभोग प्रवृत्ति परिवर्तन की दर को बताता है। जब आय में वृद्धि होती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों घटती है, लेकिन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की घटने की दर अधिक होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकालीन विश्लेषण में उपयोगी होता है, जबकि औसत उपभोग प्रवृत्ति दीर्घकालीन विश्लेषण में उपयोगी होता है। दीर्घकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति दोनों बराबर हो जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में जैसे ही आय बढ़ती है वैसे ही उपभोग बढ़ जाता है। उपभोग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व दो तत्व होते हैं, एक व्यक्तिपरक तत्व होता है, दूसरा वस्तुपरक तत्व। व्यक्तिपरक तत्व के अंतर्गत सावधानी, दूरदर्शिता, लाभ, सुरक्षा, व्यावसायिक उद्देश्य, भविष्य गौरव है, और वस्तुपरक के अंतर्गत आय का स्तर, आकस्मिक लाभ हानि, ब्याज की दर, राजकोषीय नीति, मजदूरी की दरों में परिवर्तन, अप्रत्याशाओं में परिवर्तन। व्यक्तिपरक तत्व के अंतर्गत सावधानी, जैसे लोग सावधानी बरतने के लिए, जैसे बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया, उनके लिए अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में रखते हैं, जो उपभोग फलन को प्रभावित करता है। दूरदर्शिता हुआ, जैसे कि बच्चों की विवाह हो गया, शिक्षा के लिए भी बचत करके लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। व्यावसायिक उद्देश्य हो गया, लोग व्यवसाय करने के लिए भी बचत करते हैं, जिससे कारण उपभोग फलन प्रभावित होता है। भविष्य में गौरव, जैसे समाज में लोगों के ये होता है कि वो सोचते हैं कि जो ज़्यादा धनी होते हैं उनको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलता है, इसी उद्देश्य से लोग बचत करना शुरू कर देते हैं, जो उपभोग फलन को प्रभावित करता है। वस्तुपरक तत्व के अंतर्गत आय का स्तर, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ते जाएगा लोगों को उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। आकस्मिक लाभ है हानि, जैसे लोग सट्टा वगैरह में पैसा लगाए रहते हैं और उसमें लाभ में वृद्धि होती है तो उपभोग फलन की दर बढ़ जाती है। ब्याज की दर, बैंक अगर ब्याज की दर को बढ़ाने लगे तो लोग अधिक लाभ कमाने के लिए भी बचतों को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपभोग फलन प्रभावित होता है। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति में सरकार सार्वजनिक करों को अमीरों से लेकर गरीबों की ओर वितरण करे तो भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। मजदूरी की दरों में परिवर्तन, लोगों की मजदूरी में वृद्धि करके भी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्याशाओं में परिवर्तन, अगर किसी वस्तु की कीमतें भविष्य में बढ़ने की आशंका होती है तो लोग के वर्तमान में उसके उपभोग को बढ़ा देते हैं। उपभोग फलन का महत्व। से के नियम का खंडन, राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता, निवेश का निर्णायक महत्व, अल्प रोजगार संतुलन का पाया जाना, पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटती प्रवृत्ति, व्यापार चक्रों की मोड़ बिंदु की व्याख्या। से के नियम का खंडन कैसे करता है? जैसे जेबी से ने अपने बाजार नियम में बताया है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग को पैदा करती है और अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी नहीं पाई जाती। लेकिन हम लोग जानते हैं जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन दोनों के बीच में गैप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बचत। उस बचत के माध्यम से, बचत के कारण ही हमारी उपभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और कम होने से क्या उत्पादन कम हो जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में सामान्य बेरोजगारी पाई जाती है। राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता, जब आय उपभोग के बीच में जो गैप होता है जिसको हम लोग बचत बोल रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम प्रेरित निवेश के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। अल्प रोजगार संतुलन का पाया जाना, प्रभावपूर्ण मांग के कारण अर्थव्यवस्था में जो रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है
बचतों में वृद्धि होने के कारण उपभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी घटने लगती है, जिससे अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। व्यापार चक्रों की मोड़ बिंदु की व्याख्या। व्यापार चक्र में जो समृद्धि की अवस्था होती है पूर्ण रोजगार के स्तर को पाए बगैर ही नीचे की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि हम उपभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता घटने लगती है। उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के उपाय। आय का पुनर्वितरण। हम आय के पुनर्वितरण करके उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। अमीरों से करों के माध्यम से लेकर गरीबों में वितरण करेंगे, जिससे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। मजदूरी की दरों में परिवर्तन भी करके हम उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। मजदूरी की दर जितना अधिक बढ़ेगी, उपभोग प्रवृत्ति भी हमारी उतनी ही अधिक दर से बढ़ेगी। साख की सुविधाएं। अगर बैंकों में सस्ती साख सुविधाएं लोगों को मिलने लगेगी तो लोग क्या जनता क्या करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस्तों में ही उस ऋण सुविधा को उपलब्ध करा के अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेंगे और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। सामाजिक सुरक्षा। सरकार अगर चाहे तो लोगों को पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, वृद्धावस्था पेंशन, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देकर भी उपभोग को बढ़ाया जा सकता है। विज्ञापन एवं प्रचार। विज्ञापन एवं प्रचार के माध्यम से हम उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से हम वस्तुओं को प्रचार प्रसार करें और लोग उस वस्तु को जानेंगे और उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी। नगरीकरण। गाँवों की तुलना में शहरों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए नगरीकरण को बढ़ावा देकर उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि हम उपभोग और आय के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम बचत न करके निवेश करें तो इस गैप को पूरा किया जा सकता है। उपभोग प्रवृत्ति इससे बढ़ेगी और पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी बढ़ेगी। धन्यवाद।